बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लीगल क्यूरीज। आज का हमारा टॉपिक है क्यूएसओ का रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 27, 28 एंड आर्टिकल 29। अगर हम आर्टिकल 27 की बेयर एक्ट लैंग्वेज देखें तो वो हमें ये कहती है, फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, गुड विल, इल विल आर रेलिवेंट। मतलब कि वो तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे जो हमें स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, गुड विल, इल विल के बारे में शो करें, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें आगाह करें। वो तमाम फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट होंगे। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि स्टेट ऑफ माइंड से क्या मुराद है, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग से क्या मुराद है, स्टेट ऑफ बॉडी से क्या मुराद है। अगर हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करें तो उसमें आता है जी इंटेंशन। क्या ये जो आदमी ने काम किया है, ये जो ऑफेंस किया है, ये किस इंटेंशन से किया है। इसमें इंटेंशन आएगी, नॉलेज आएगा, गुड फेथ, गुड विल, इल विल, इसमें ये चीज़ें आएंगी। अगर हम इनको एलेबोरेट करें, इनको डिटेल से देखें तो स्टेट ऑफ माइंड से मुराद के मतलब इंटेंशन, इरादा, नीयत, कि किस नीयत से उसने ये काम किया। तो अगर हम ऑफेंस देखें तो ऑफेंस के दो एसेंशियल्स होते हैं। नंबर 1 मेंजरिया, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, बैड इंटेंशन, एंड नंबर 2 एक्टस रियस, कि उस क्राइम को कमिट करना। तो किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए इन दो एसेंशियल्स का होना लाजमी है। तो अगर हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करें तो स्टेट ऑफ माइंड भी हमें ये कहता है कि जिस आदमी ने कोई एक्ट किया, कोई ऑफेंस किया, उसने किस इंटेंशन से किया, उसकी नीयत क्या थी, उसका इरादा क्या था। तो अब हम किसी के दिमाग में तो नहीं जान सकते कि इसके दिमाग में क्या है। वो जैसे एक्ट करता है हम उस एक्ट से इन्फ्रेंस डिराइव करते हैं कि इसकी नीयत बुरी थी या अच्छी थी। तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि समझ लें कि ए का मर्डर हो गया, पर्सन ए का मर्डर हो गया, तो उससे मर्डर होने से एक दिन पहले बी ने उसको धमकी दी थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या उसने पहले भी 2-3 मरतबा कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ। तो ये जो फैक्ट्स हैं उसकी गिल्टी माइंड को, उसकी बैड इंटेंशन को शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आ गई इंटेंशन में। अगर हम उसके बाद बात करें ये नॉलेज की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझ लें कि कोई बंदा किसी दुकान पे जाके जाली सिक्का, जाली नोट चला देता है, दुकान वाले को दे देता है, तो बाद में उससे पता चलता है कि इसके पास और भी इस किस्म के जाली नोट हैं, या ये पहले भी लोगों को इस तरह से धोखा दे चुका है। तो इससे ये डिराइव होगा कि इसके नॉलेज में ये बात थी कि ये नोट जाली है। इसी तरह अगर हम गुड विल, इल विल की बात करें, गुड फेथ की बात करें, तो फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज़ गया, अब डॉक्टर को अब अपनी पूरी कोशिश करते हैं किसी मरीज़ को बचाने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं बचा तो उसमें डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं है। तो ये एक डॉक्टर का एक गुड फेथ था, लेकिन वो मरीज़ नहीं बचा, ये अल्लाह पाक का काम है। तो इसमें उसकी गुड फेथ भी डिराइव किया जा सकता है। तो उसके बाद अगर हम इसकी ये स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग की बात करें तो स्टेट ऑफ बॉडी से मुराद के फॉर एन एग्जांपल कि पर्सन ए ने अपनी वाइफ पर्सन बी को पॉइजन, जहर दे दिया। तो आफ्टर द गिविंग द पॉइजन, तो वो जो पर्सन बी है उसकी वाइफ है रियलाइज्ड करती है, वो फील करती है, लोगों को बताती है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि मुझ में ये
तब्दीलियां आई हैं, मैं फील कर रही हूँ, मेरे जिस्म पे ये निशानात पड़ रहे हैं, या समझ लें कि मैं कोई अच्छा फील नहीं कर रही उस दिन से, तो जो जो उसमें तब्दीलियां आती जाएंगी वो तमाम तब्दीलियां रेलिवेंट होंगी ये इंटेंशन को डिराइव करने के लिए कि उस बंदे ने उसको जहर दिया था। तो उसके बाद इसकी दो एक्सप्लेनेशन हैं, इस आर्टिकल की दो एक्सप्लेनेशन हैं। तो अगर हम उन एक्सप्लेनेशन को उनको डिस्कस करें तो अगर आप बेयर एक्ट खोल के देखें तो जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो हमें स्पेसिफाइड कर रही है कि जो भी एक्ट होगा, जो भी उसकी इंटेंशन जो है वो डायरेक्टली डिराइव की जाएगी, जनरली नहीं की जाएगी। उसके हवाले से डायरेक्ट हमें एविडेंस चाहिए होंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टेट ऑफ माइंड की बात की, तो ए का मर्डर हुआ और बी ने तकरीबन एक दिन पहले धमकी भी दी और पहले भी ये कोशिशें की, तो ये इसमें रेलिवेंट होगा। अब ये चीज़ रेलिवेंट नहीं होगी कि बी ने पहले सी को भी मारा था, डी को भी मारा था, ई को भी मारा था, बल्कि नहीं, जो इस केस के रेलिवेंट चीज़ें होंगी हम उन्हें ही डिराइव करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन वन सिर्फ एक स्पेशलिटी क्रिएट करती है, एक समझ लें कि एक ट्रिक क्रिएट करती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उस मखसूस इंटेंशन के बारे में ही सोचा जाएगा, अखज़ किया जाएगा। तो जो एक्सप्लेनेशन टू है वो थोड़ा सा जनरली बताती है, वो समझ लें कि वो प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बताती है ताकि उसकी पनिशमेंट को इन्हांसमेंट मिल सके, उसकी पनिशमेंट को इन्हांस करने में मदद दे। तो ये एक्सप्लेनेशन टू जो है वो प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बताती है कि उस अक्यूज्ड की प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी बताया जा सकता है। तो ये था जी हमारा आर्टिकल जो है 27। अगर हम आर्टिकल 28 की बात करें तो वो हमें सिंपली ये बताता है कि आर्टिकल 28 एक्चुअली आर्टिकल 27 की ही कंटिन्यूएशन है। आर्टिकल 27 एक जनरल रूल था जिसमें इंटेंशन आ गया, स्टेट ऑफ माइंड आ गया, स्टेट ऑफ बॉडी आ गया, इल विल आ गया, गुड विल आ गया, गुड फेथ आ गया। और आर्टिकल 28 आर्टिकल 27 का ही एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। आर्टिकल 7 एक जनरल रूल है और आर्टिकल 28 उसकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आर्टिकल 28 कहता है सॉरी, when there is a question whether an act was intentional or accidental or done with particular knowledge or intention, that fact that such act formed part of series or similar occurrence। मतलब कि जो एक्ट इन क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड है, फैक्ट इन इशू है, तो क्या वो इसमें जिक्र किया गया है सिर्फ इंटेंशनल और एक्सीडेंटल का, क्या ये नीयत के साथ किया गया या ये बाय चांस हो गया, मतलब क्या ये कस्तन किया गया या सावन हो गया। तो अगर इसकी बात करें तो आर्टिकल 28 हमें स्पेसिफिकली ये बताता है कि वो तमाम फैक्ट्स जो हमें ये बताएं कि ये जो एक्ट है ये एक्सीडेंटली किया गया है या इंटेंशनली किया गया है वो रेलिवेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने अपनी कंपनी की करवाई है जी इंश्योरेंस, तो उसकी कंपनी को, उसकी फैक्ट्री को आग लग गई, तो वो इंश्योरेंस कंपनी में जाके क्लेम करता है। तो उसके बाद फिर वो दो तीन बार ऐसा ही करता है, फैक्ट्री लेता है, बनाता है, इंश्योरेंस करवाता है, आग लगाता है और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम करता है। तो उनको शक होता है कि यार अगर तो एक्ट ऑफ गॉड हो, अगर समझ लें कि बाय चांस हो, एक्सीडेंटली हो, तो एक मरतबा हो गया, दो मरतबा हो गया, ये बंदा जब भी कोई नई फैक्ट्री, कोई नई मिल, कोई नया मकान लेता है, उसको ये आग लग जाती है और इंश्योरेंस वालों से क्लेम करने आ जाता है, तो ये उसका 3-4 मरतबा आग लगाना या लगना ये एक डिराइव कर रहा है, एक गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड को डिराइव कर रहा है
कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये बल्कि इंटेंशनल है। तो ये आर्टिकल 28 हमें बताता है। अगर आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 हमें ये बताता है कि आर्टिकल 29 हमें ये बताता है कि वेयर देयर इज़ ए क्वेश्चन इन वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज़ रेलिवेंट। मतलब कि जहाँ कोई एक्ट इन क्वेश्चन हो, जहाँ कोई एक्ट डिस्प्यूटेड हो, आया कि ये एक्ट हुआ है या नहीं, तो वहाँ पे जो कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो वो रेलिवेंट होगा कि ये एक्ट नेचुरली किया जाने वाला था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोर्स ऑफ बिजनेस से क्या मुराद है। कोर्स ऑफ बिजनेस से मुराद के ऐसा काम जो डेली रूटीन वर्क हो, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में किया जाने वाला हो, जिस काम के पीछे इंटेंशन एविडेंस की ना हो, बल्कि वो एक रोज़मर्रा का एक कॉमन प्रैक्टिस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल की डायरीज़ हैं जो रोज़ मेंटेन की जाती हैं, तो ये कोर्स ऑफ बिजनेस में आती हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझाऊँ, तो अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या ए ने बी को लेटर सेंड किया या पोस्ट किया कि नहीं। तो ए कहता है भाई मेरे पास रिसीट है, मैंने लेटर कन्वे कर दिया था, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया था। तो बी कहता है भाई मुझे मिला ही नहीं। तो उसमें ए का कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास रिसीट मौजूद होगी जो कि एज एविडेंस यूज़ हो सकती है। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें, तो ए कहता है पोस्ट ऑफिस जाके कि मैंने फ़लाँ लेटर कन्वे किया था लेकिन आपने नहीं पहुंचाया। तो वो पोस्टमैन जो है वो कहता है कि भाई जब मैं कोई लेटर पहुंचाता हूं, तो जितने लेटर मैंने पहुंचाने होते हैं वो मैंने इस जगह पे रखे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्हीं लेटर में से आपका एक लेटर भी होगा, क्योंकि मैंने जो लेटर भी कन्वे करने होते हैं वो उस जगह पे होते हैं और वहाँ से वो कन्वे हो जाते हैं। तो आपका लेटर भी डेली रूटीन वर्क में आता है, कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, तो वो भी कन्वे हो गया होगा। तो ये बातें आर्टिकल 29 हमें बताता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 27, 28 एंड 29। तो ये हमारा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में हम आपसे मिलेंगे एडमिशन और कन्फेशन के सिलसिले में। अल्लाह हाफिज़।